शुक्रिया जनाब AK खान साहब, अजीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का भी। मैं शुरुआत में आपको कुछ सुनाना चाह रहा था कि इन शोख हसीनों की अदा और ही कुछ है, इन शोख हसीनों की अदा और ही कुछ है, और इनकी अदाओं में मज़ा और ही कुछ है। हम आपकी महफिल में आने को ना आते, हम आपकी महफिल में आने को ना आते, कुछ और ही समझा था, हुआ और ही कुछ है। एक और, कोई नाला कोई गिरियां कोई बिस्मिल हो गया। ये मैं समझ रहा था कि खान साहब अपनी स्पीच के बाद चले जाएंगे, तो ये शेर मैं तैयार करके रखा था कि कोई नाला कोई गिरियां कोई बिस्मिल हो गया, उसके उठते ही दिगरगू रंगे महफिल हो गया। अब ये मैं सब क्यों सुना रहा हूं, अब ये सुनिए आप, आपको समझ में आएगा ये मैं क्यों सुना रहा था। ये भी कैदी हो गया आखिर कमंदे जुल्फ का, ये भी कैदी हो गया आखिर कमंदे जुल्फ का, ले असीरों में तेरे आजाद शामिल हो गया। नेवर, बट ये जो आखिरी लाइन थी, ले असीरों में तेरे आजाद शामिल हो गया, तो ये लाइनें थी मौलाना अबुल कलाम आजाद की। You know, his genius, जो खान साहब ने कहा, which Sarojini Naidu identified, was evident in a multiple series of activities, and he was a pretty good poet too. और इस तरह की लाइनें, इस तरह की शोक लाइनें जो आप एक स्टर्न मौलाना से नई तवक्को रखते हैं, वो उन्होंने बहुत लिखी हैं। तो मौलाना आज़ाद का कंट्रीब्यूशन बहुत अजीब अजीब पहलुओं में रहा है, और खान साहब ने आप लोगों को वो सारे पहलू दिखा दिए जो मौलाना आज़ाद का कंट्रीब्यूशन था इन द एजुकेशन सिस्टम। मैं जो एक कॉन्टेम्प्रेरी इशू में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा समझता हूँ, वो ये कि 1921 में उनके खिलाफ एक केस हुआ, उसके फौरन बाद महात्मा गांधी के साथ भी हुआ। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई केसेस फाइल किए थे इन बड़े लोगों के खिलाफ ऑन द इशू ऑफ सेडिशन, राइट। और सेडिशन बड़ा कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको याद करें। 100 साल बाद फिर वही हालत है हमारे मुल्क की। तो मौलाना आज़ाद के खिलाफ सेडिशन का केस था, और वो जो तकरीर थी सर, विच ही मेक्स इन कोर्ट सेइंग कि, एंड ही सेज कि देखिए, अगर सेडिशन का मतलब ये है कि मैं हारा हुआ आज़ादी का सिपाही हूं, तो यही सही, लेकिन ये याद रखिए, जब मैं जीत जाऊंगा तो यही सेडिशन पेट्रियोटिज्म हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी स्पीच है वो। तो so there is you know, I mean, one can keep talking about various aspects of मौलाना आज़ाद लाइफ, और इसीलिए हम आज जमा हुए हैं कि AMI के अस्सलाम वालेकुम, इसलिए हम जमा हुए हैं आज कि हम इस ग्रुप में मौलाना आज़ाद की जो खूबियाँ थी, जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, उनको लेके चंद बातें समझें। एंड थैंक्स टू अगेन टू AK खान साहब फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमने क्यों ये पर्टिकुलर थीम यूज किया है आज। तो इसमें सर आई हैड टू मेक थ्री सिंपल पॉइंट्स आप सब लोगों के लिए। पहला पॉइंट ये है कि, और ये भी खान साहब ने इस बात का जिक्र किया, साजिद भाई ने भी किया, कि अगर आप 1800 ईस्वी से पहले देखें तो हमारे पास हिंदुस्तान में बहुत सारे प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हुआ करते थे। ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। दो बड़ी स्टडीज हैं, एक मद्रास की और एक बंबई की। मद्रास में 25% मेल आबादी प्राइवेट अनएडेड स्कूल में पढ़ा करती थी 1800 ईस्वी तक। 1820 में ये सारे स्कूल बंद हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से। सिमिलरली बॉम्बे में अबाउट 27% आबादी इन्हीं स्कूलों में पढ़ा करती थी, जो प्राइवेट थे और अनएडेड थे। महात्मा गांधी ने इन स्कूलों के बारे में कहा था, एक फ्रेज यूज किया था प्राइवेट स्कूलों के बारे में, और
उसी फ्रेज को हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत बड़े एकेडमिक हैं, आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी। ये किताब मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ये जरूर ये किताब पढ़ें। इसका नाम है, महात्मा गांधी का जो फ्रेज था वो यूज किया था उन्हें उस किताब की टाइटल के लिए। गांधी जी ने इन स्कूलों के लिए कहा था, दीज स्कूल्स आर ब्यूटिफुल ट्रीज। ये जो आप सब स्कूल चलाते, इसको गांधी जी ने कहा ब्यूटिफुल ट्री। मुराद उनकी वही थी, वो पुराने स्कूल जो एक खूबसूरत पेड़ के नीचे, एक झाड़ के नीचे हुआ करते थे, प्राइवेट स्कूल जहां असातिज़ा पढ़ाया करते थे। और ज्यादातर, एंड द मॉडल वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, द इंडियन मॉडल ऑफ प्राइवेट एजुकेशन वॉज कि एक उस्ताद, लेकिन वो जो बड़ा ग्रुप था जो पढ़ने आता था, उनको बड़े सीनियर स्टूडेंट पढ़ाया करते थे। ये मॉडल बड़ा इंडियन मॉडल है। यहां से फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको ले जाके इंग्लैंड में इंप्लीमेंट किया। ग्रेट ब्रिटेन में ये इंडियन मॉडल ऑफ स्टूडेंट्स टीचिंग यंगर स्टूडेंट्स केम फ्रॉम इंडिया, एंड दिस वाज द मॉडल दैट वाज यूज्ड। इस किताब का नाम, जो जेम्स टूली, प्रोफेसर जेम्स टूली हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम के प्रोफेसर, उन्होंने ये किताब लिखी थी, अ ब्यूटिफुल ट्री, अ पर्सनल जर्नी इनटू हाउ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट पीपल आर एजुकेटिंग देमसेल्व्स। ये नाम है किताब का। और इस किताब का की जो शुरुआत हुई वो यहां से 4 किलोमीटर दूर हुई। जेम्स टूली आए थे 1999 में या 2000 में, और वो अपने होटल से निकल के वो गए, हैदराबाद आए थे, तो उनको जरूरी था कि वो चार मीनार देखें, तो वो चार मीनार देखने गए। उन्होंने कहा, जब मैं चार मीनार की तरफ गया तो मेरी नजर उस खूबसूरत बिल्डिंग पे नहीं थी, मेरी नजर लेफ्ट और राइट पे अजीब छोटे छोटे दरवाजों पे थी, जिसपे लिखा था फलाना स्कूल, फलाना स्कूल और फलाना स्कूल। मैंने सोचा कि ये इतने इतने छोटे से स्कूल भी होते हैं। तो वो चार मीनार को नजरअंदाज करके वो और गलियों में चले गए, और उन्होंने ये लिखा कि जितनी मैं तंग गलियों में जाता उतने मुझे ज्यादा स्कूल नजर आते। और मैं ये सोचने लगा कि आखिर ये स्कूल का रोल क्या है, ये इतने बहुत से स्कूल इस इलाके में क्यों हैं। और उस पर उन्होंने ये किताब लिखी, और उसमें ये लिखा, एंड वेरी वेरी स्कॉलरली राइटिंग, इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोर्सेज ऑफ लिटरेचर ऑन एजुकेशन, जिसपे बहुत सारे मुल्कों की एजुकेशन पॉलिसी बनी। वो इतने ज्यादा मुतासिर हुए कि इंडिया से वो गए घाना, घाना से वो गए नाइजीरिया, नाइजीरिया से गए चाइना। और उन्होंने ये लिखा कि इन सब गरीब मुल्कों में, भाई इन सब गरीब मुल्कों में, जेम्स टूली कहते हैं कि बुनियाद और बड़ी इंपॉर्टेंट एजुकेशन प्रोविजन फॉर द पुअर कम्स ओनली फ्रॉम प्राइवेटाइज्ड, ही कॉल्स इट ग्रास रूट प्राइवेटाइजेशन, ग्रास रूट प्राइवेटाइज्ड बजट स्कूल्स। तो इस पे बहुत काम हो रखा है। आप लोगों की जो कोशिश है उस पर सीरियस इकोनॉमिक लिटरेचर बहुत ज्यादा है। और वर्ल्ड बैंक और MIT ने उसके बाद एक बड़ी स्टडी की, ये मालूम करने के लिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी होती है। एंड इन ऑल दीज, लाइबेरिया, स्लोवेनिया, 8-9 कंट्रीज में, और हिंदुस्तान में 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स में, इस बात की तहकीक करके वर्ल्ड बैंक और MIT का ये बड़ा सॉलिड पेपर है जो कहता है कि प्राइवेट, अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज एटलीस्ट 70% बेटर देन पब्लिक एजुकेशन, देन गवर्नमेंट एजुकेशन in all fields. So therefore, that is my first point, that this sector, which is the elephant in the room, performs a very important role. जो खान साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि अगर आप हमारा हेल्थ केयर सेक्टर देखें तो हम जब बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, हम कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाते हैं। इंडिया में 80% हेल्थ केयर इज विद द प्राइवेट सेक्टर। सिमिलरली इंडिया 53% education is with the private sector, a small part of which is with the rich schools. Most of it is with the budget schools. That's my first point, and my first recommendation to all of you, that all of you should read James Tooley. The second point that I wanted to make was कि आखिर ये गरीब स्कूल या लो कॉस्ट स्कूल का डेफिनेशन क्या है। ये स्कूल, ये कुछ अच्छा है, सुनाई दे रहा है ना। तो ये लो कॉस्ट स्कूल का डेफिनेशन क्या है। इंटरनेशनली लो कॉस्ट स्कूल का डेफिनेशन
is the average fee that a low cost school charges. ये बात आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ ये पढ़ के, कि जब ये जो बहुत बड़े सैंपल साइज पे एक स्टडी की तो ये पता चला कि बजट स्कूल वो होते हैं जहां पे सबसे गरीब जाते हैं, लेकिन वो फीस कितनी देते हैं? द एवरेज फी इन अ बजट स्कूल, एंड ये मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ, आपको शायद ना हो क्योंकि आप इसी किस्म की फीस कलेक्ट करते होंगे, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इंडिया में एवरेज स्कूल फी फॉर अ प्राइवेट बजट प्राइवेट स्कूल इज 36 रुपीज अ मंथ। 36 रुपए महीने में टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ एनी क्वालिटी, एक मौजज़ा है, इट्स अ मिरेकल दैट पीपल कैन डू। ऑफ कोर्स बजट स्कूल्स क्या होते हैं? छोटी सी बिल्डिंग, अनरिकग्नाइज्ड, अननोन, विथ एब्सोल्युटली अनट्रेन्ड टीचर्स। अगर इस किस्म की ह्यूमन रिसोर्स के साथ with this kind of fee, if anything is being provided, it is a huge role, and therefore I think it is important for us to understand कि आखिर ये कैसे होता है। तो 36 रुपए से लेके 60 रुपए तक का है। ये स्टडी हुई थी यूपी में, रूरल यूपी में और पाकिस्तान में, एंड देयर इज नो डिफरेंस। बोथ द प्लेसेस हैव एग्जैक्टली द सेम स्कूल्स। पाकिस्तान में अबाउट 12% लोग ऐसे स्कूलों में बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं, यूपी में अबाउट 18% यहाँ पे पढ़ते हैं। सो दैट इज द इशू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट। द फाइनल पॉइंट आई वांट टू मेक, द थर्ड पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक वाज कि देखिए, और ये गोज बैक टू मौलाना आजाद, कि आखिर तालीम की, आखिर प्राइमरी एजुकेशन की अहमियत क्या है? क्यों जरूरी है कि लोग स्कूल जाए? भैया ये तो नया फैशन है, कुछ दिनों से जाने लगे हैं हम स्कूल, 100-200 साल से। उससे और सब भी नहीं जाते स्कूल। कई लोग हैं जो 20 साल पहले तक आधी आबादी नहीं जाती थी स्कूल। 1999-2000 में एनरोलमेंट वाज ओनली 50%। सो व्हाट इज द बिग डील? हम क्यों कहते हैं कि सब लोग स्कूल जाए? कई वजूहत हैं। एक जो अजीम ने पॉइंट आउट किया बड़ा अच्छा, वो ये कि एज यू गो टू स्कूल यू फाइंड, एक बड़ा स्ट्रेंज स्टेटिस्टिकल कोरिलेशन है कि जो स्कूल जाता है लड़का या लड़की, उसकी सेहत भी बेहतर होती है, राइट? न्यूट्रिशन भी बेहतर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्किल, जॉब्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू नो। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन इज कि जो गरीब तबका होता है, एक जनरेशन जिस तबके की बहुत गरीब होती है, उसका अगला जनरेशन कैसे होगा? उसका अगला जनरेशन कहां पहुंचेगा? अगर हमारी जनरेशन इस सतह पे है, तो हमारी जो अगली जनरेशन है वो हमसे बेहतर होगी या हमसे बदतर होगी? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, दैट हाउ मच इज द मोबिलिटी अक्रॉस जनरेशन। You know, where there is a lot of poverty, what would you expect? आपकी तवक्को क्या होगी कि अगला जनरेशन आपसे बेहतर होगा या बदतर होगा? अगर हम सब गरीब हैं तो तवक्को ये होगी कि बेहतर होगा। इंडिया में अगर आप देखें, पिछले ये एक बड़ी स्टडी हुई थी 1950 और 1990 के बीच में, यानी उनमें से हम में से कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो उस जनरेशन के हैं। तो अगर आप 1950 और 1989 के एवरेज इंडियन को देखें, तो सबसे ज्यादा इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, यानी सबसे ज्यादा मूवमेंट फ्रॉम अ लो पोजीशन टू अ हाई पोजीशन इन इंडिया वेरी क्लियरली इज अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम अ वेरी पुअर मिजरेबल कंडीशन टू अ मच बेटर कंडीशन happens the most appreciably, about 70, उसके कुछ यूनिट्स हैं, तो अबाउट 70% इट गोज अप। ST इज द नेक्स्ट, क्योंकि ये दोनों बहुत बहुत नीचे थी, तो इनके लिए मूवमेंट वॉज ईजी विथ 1 or 2 generations of education. The upper caste in India, intergenerational mobility is 0. वो जो जहां थी वहां है। एक कौम है हिंदुस्तान में जो जहां थी अब उससे नीचे चली। दैट इज द ट्रेजेडी।
I will not tell you which one. Thank you.